हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमने ओल्ड पेपर सॉल्व नहीं किया था, तो चलिए आज हम ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो मैंने लिया है ये है दिसंबर 2009 का पेपर, और ध्यान रखिएगा ये प्रथम प्रश्न पत्र है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल में अंतरक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम को दर्शाता है? तो जो शैक्षिक कार्यक्रम को दर्शाता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावी सिद्ध होती है? तो प्रभावी सिद्ध होती है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4। तो 1 कहता है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, नंबर 3 है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, नंबर 4 है विषय पर अधिकार। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे एनसीटीई ने, एनसीटीई ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और एनएएसी ने। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, तो अध्यापक का जो प्रारंभिक कार्य होता है वो होता है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। अधिक प्रभावशाली किसमें होता है? तो अध्यापन अभ्यास के दौरान। विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उनके अनुशासन को सबसे ज्यादा विद्यार्थी पसंद करते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता एक रद्द परिकल्पना है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जब चलों के बीच, चर होगा यहाँ पे, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है। जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्य की खोज करती है क्या कहेंगे? तो वो कहा जाता है ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैंने आपको बता दिया, चर होगा चलो की जगह। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियानिष्ठ शोध। क्रियानिष्ठ शोध क्या है? तो ये है शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, उसे क्रियानिष्ठ शोध कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? तो जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं मानी जाती है वो है जोड़ तोड़, बाकी सभी आवश्यक है, जैसे कि अवलोकन, नियंत्रण, विषय विश्लेषण। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? तो जोड़ तोड़ जो माना जाता है वह विवरणात्मक शोध का भाग माना जाता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधित गुणात्मक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है? तो स्पष्टीकरण दिखाता है, ये दिखाता है 0.6 का। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है? तो यह अपेक्षा करती है प्राकृतिक नियमों का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा जो स्क्रीन पे वर्ड्स दिख रहे हैं वो थोड़े से धुंधले हैं, तो इसके लिए मुझे कमेंट मत करिएगा, इसलिए प्रिंट में ही प्रॉब्लम है।
समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विश्लेषणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है? तो ये है समूह चर्चा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश पर आधारित 13 से 18 तक हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार गद्यांश को रीड कर लेते हैं। ब्रिटिश नीति में निर्णयात्मक परिवर्तन वास्तव में जनसमूह के दबाव के कारण 1945 से 46 के पतझड़ एवं शीत के महीने में आया। तब पेरेड्रल मूल वॉवेल जनरल का संपादन कर रहे थे। उन्होंने प्रत्यक्षतः इस स्थिति को अत्यंत विस्फोटक बताया था। प्रारंभ में अत्यंत मूर्खता से ब्रिटिश सरकार ने 20,000 INA कैदियों पर खुला मुकदमा चलाने, कम से कम 7,000 को सेवा मुक्त करने और बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस मूर्खता तब की जब उन्होंने नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में इस मुकदमे की प्रथम सुनवाई शुरू की, जब एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख PK सहगल, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को कटघरे में खड़ा किया गया। भोला भाई देसाई, तेज बहादुर संप्रभु और नेहरू बचाव पक्ष के वकील बने। नेहरू ने तो वकील के परिधान को 25 वर्ष के पश्चात पहना था। मुस्लिम लीग भी देश भर में हुए रोष प्रदर्शन में शामिल हुए। 20 नवंबर को गुप्तचर ब्यूरो की एक टिप्पणी में यह स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व ऐसा कोई अन्य मामला नहीं हुआ जिसने इतनी दिलचस्पी। यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित की हो। विशेष प्रकार की ऐसी सहानुभूति सांप्रदायिक अवरोध को लांघ जाती है। एक पत्रकार बी शिवाराव ने उसी दिन लाल किले के बंदियों से मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट किया, उनमें हिंदू अथवा मुसलमान लोगों का लेश मात्र भी भाव नहीं है। लाल किले में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में से बहुसंख्यक मुसलमानों की थी और उनमें से कुछ लोग व्यथित हो रहे थे कि जिन्ना पाकिस्तान संबंधी द्वंद्व को जीवित रखे हुए हैं। ब्रिटिश सरकार अत्यंत अधीर हो उठी कि कहीं INA के भाव भारतीय सेना में ना फैल जाए, और जनवरी में पंजाब के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी थी कि INA के मुक्त किए गए सैनिकों के स्वागत समारोह में वर्दीधारी भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर गद्यांश हमारा समाप्त होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर। इस गद्यांश के निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा? तो जो उपयुक्त शीर्षक इसमें बन रहा है वो होगा INA के मुकदमे की सुनवाई। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। PK सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक बना? तो ये प्रतीक बना था सांप्रदायिक समरसता का। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। INA से भाव है, तो INA से भाव है इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 19। इससे पूर्व किसी अन्य मामले में इतनी दिलचस्पी यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी। यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोध को लांघ जाती है। इसमें किसकी सहानुभूति किससे है? यह सहानुभूति किसके विरोध में है? तो इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी। भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतिरक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रही थी, वह कौन थे? तो ये थे
मुस्लिम, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? तो ये संकेत करती है राष्ट्रवाद एवं भ्रातृभाव की भावना का। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं वो हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अमौखिक संचार का कालक्रम होता है, तो ये कालक्रम होता है संकेत, प्रतीक, कूट और रंग का। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संचार के साथ निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं हो रहा है वो है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, तो संचार कब वृत्ताकार होता है? जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है तब संचार वृत्ताकार बन जाता है। निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाला था कोर्ट, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था और 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो ये दिन निकालने का प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक समकोण की लंबाई तथा चौड़ाई में 1% की भूल हो गई हो तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता क्या होगी? तो भूल की प्रतिशतता इसमें निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2, 5, 9, 19, 37 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो जो अगली संख्या निकल के आएगी वो आ जाएगी 75 की। ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। 2 से 5 कैसे आया? 2 × 2 + 1। फिर 5 से 9 कैसे आया? 5 × 2 + 1। इसके बाद 9 का अगर 1 9 19 कैसे आया? तो 9 × 2 + 1 = तो इस तरह से हम निकालेंगे तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो आ जाएगा 75। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही गलत के हैं, इनमें कितने तरीके से हल किया जा सकता है? तो जो तरीका है इसे हल करने का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 1024, ऑप्शन डी। निम्न में से अगला पद या टर्म कौन सा होगा? DCXW FEVUHGTS में अगला पद कौन सा होगा? तो जो अगला पद निकल के आ रहा है वो हो जाएगा JIRQ, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, 3 व्यक्ति XYZ ने एक कार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 रुपये की अदायगी की। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8 और 11 घंटे के लिए प्रयोग किया। Y द्वारा कितना किराया अदा किया गया? तो जो किराया अदा किया गया है मैं सीधे आपको उत्तर बताऊंगी, वो हो जाएगा 320, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है युक्ति संगत तर्क वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला अभिकथन है, कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है, सही है। फिर कारण दे रहा है, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बन के आ रहा है वो हो जाएगा AR, दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है।
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 से 36 तक जो क्वेश्चन है वो डायग्राम पर आधारित है। इस डायग्राम में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त हैं। एच दी हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, आई इंडिया एक्सप्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है, टी द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है और कुल मिलाकर 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। वेन डायग्राम में दी गई संख्या संबंधित समाचार पत्र को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या इंगित करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायग्राम दिया गया है और इसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। आप वीडियो पॉज करके इसे अपनी कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो जो इसमें उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा 27, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले हो जाएंगे 25, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षक की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर कारण दे रहा है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ये भी करेक्ट है, तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है? तो समानार्थक जो वक्तव्य बन रहा है वो हो जाएगा, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। तो निगमनात्मक तर्क में जो सम्मिलित होता है वो हो जाता है तार्किक संबंध देखना, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर संरचनाओं का विवेचन ग्राफ के द्वारा अध्ययन करना है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर 38 से 40 तक दीजिए। तो ये ग्राफ दिया गया है, देख सकते हैं। इस समय तो इस पर प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अस्पताल, एक मिनट, तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष में अस्पताल X और अस्पताल Y में पंजीकरण रोगियों की संख्या अधिकतम थी? तो जो सबसे अधिकतम थी वो हो जाएगा 2005 में। इसका सर्वेक्षण आप करेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसके में मिल जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन क्या था? तो अधिकतम विसर्जन की बात कर रहा है, जिसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा 8000, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में अस्पताल X में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई? तो जब कमी आई तो वो आई थी 2006 में, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सा नियमित अवधि चल के व्यवहार f का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, और इसी आधार पर हमें उत्तर देना है। इसमें हमारा जो आंसर बन रहा है, तो ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया है, और जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह पर आधारित नहीं है? तो जो आधारित नहीं है वो हो जाएगा भारत के आंकड़ा सार, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 आंकड़ा विन्यासों में ज़्यादा विसर्जन किसमें है? तो ज़्यादा विसर्जन जो हो रहा है वो हो रहा है डी में। वैसे इस तरह के प्रश्न अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं उलझिए, आगे चलते हैं। सूचना एवं संचार पर आधारित प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो सूचना से संबंधित जो नहीं है वो हो जाएगा वाटर मार्किंग। बाकी डेटा
एक्रिप्शन और डाटा हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जो भंडारण की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वो हो जाती है टेराबाइट। बिट का तात्पर्य है तो बाइनरी डिजिट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा रैखिक डेटा संरचना नहीं है? तो एरे ये एक रैखिक डेटा संरचना नहीं है। एरे बाकी सभी है, जैसे बाइनरी ट्री, स्ट्रेक और क्यू। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो सीपीयू नहीं है, राउटर, हब और स्विच है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है, तो उच्च स्तरीय भाषा में। जन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। महान भारतीय सोहन चिड़िया यानी ग्रेट इंडियन बर्ड चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार के तट पर। किस पर्वतीय शिखर की पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो एवरेस्ट पर्वत में, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अधिक काजल यानी कालिक किससे निकलता है? तो डीजल वाहनों से निकलता है। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? तो परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अतिमित व्यय के साथ दोहन किया जा सकता है? तो भूतापीय, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो वो बाढ़ है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो संसद की कार्यवाही का जो संचालन होता है वो होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद गठित होती है, तो भारत की संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा व दोनों के सचिवालय सहित। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। तो योगदान होता है, दूरस्थ प्रणाली योगदान करती है, क्या योगदान करती है? तो औपचारिक प्रणाली का 25%, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज मैं केवल यही वीडियो ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नाइट का जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हिस्ट्री का हम करते हैं, आज मैं नहीं प्रोवाइड करूँगी और ना ही मैं संडे को प्रोवाइड करूँगी। संडे को मैं कोशिश करूँगी कोई आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर ये वीडियोस की आप सीरीज़ पूरी देखना चाहते हैं तो आप जाएं यूजीसी नेट पेपर 1 ओल्ड सॉल्व पेपर में, और यहाँ पे आप देखेंगे 2010 से लेके 2019 दिसंबर तक जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं वो सभी के सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वीडियोस को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।